हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में देखेंगे हम वेल आर्टिशन का जो पेपर हुआ था आपका फाउंड्री में ट्रेड का, इसका पेपर को डिस्कशन करेंगे, जिसमें आंसर की का सारा डिटेल देखेंगे। इसमें आपका देखेंगे वेल के द्वारा जो आंसर की दिया हुआ है और इस साइड का दिया हुआ है। एक तो क्वेश्चन देखेंगे, बाकी जनरली जो आंसर की है वो देखेंगे ना, कोई किसी क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। जो भी कुछ डाउट होता है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। बाकी ये आपका है एडवर्टीजमेंट नंबर, इसमें आपका 4/2025 का है और ये वेल का लोगो है, आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपका भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आर्टिशन रिक्वायरमेंट 2025। इसमें आपका क्या है आंसर की में सबसे पहले आपका है पार्टिसिपेट आईडी है, देन पार्टिसिपेट नेम है, आपका जो नाम है। टेस्ट सेंटर जो है आयोन डिजिटल जोन, आईडी जे कोविलम वकम, ये आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ता है ना। टेस्ट डेट जो है 12/1/2026 का है। टेस्ट टाइम जो है आपका 9 से लेकर 10:30 बजे तक के बीच में हुआ था पेपर। और सब्जेक्ट जो है ये फाउंड्री में ट्रेड का है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या है। ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है, वो आपका 70 क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड WCS का जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, उसका 30 क्वेश्चन है। और आपका एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन है वो आपका 20 क्वेश्चन है। इस तरह से टोटल क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है। और इसमें जो टाइम दिया गया था 1.5 घंटे का टाइम था, 90 मिनट का समय दिया हुआ था, है ना। सो सारा क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट होता है, सो डाउट आप बेसिकली पूछ सकते हैं, है ना। डाउट देखो जब तक क्लियर नहीं होता है ना तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलती है। सो ये है फाउंड्री में ट्रेड का, है ना। सो सारा क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कुछ भी आपको डाउट होता है तो डाउट आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड यदि आपको जानकारी लेनी है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और फ़ायदा और भी चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप चैनल से जुड़ के चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे जो भी चीज़ें अपडेट होती है वो लगातार आपको मिलती रहेगी, है ना। हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, जिसमें हम ट्रेड थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, है ना। ट्रेड थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। 70 क्वेश्चन जो है ट्रेड थ्योरी के, है ना। देन आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, देन आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ तो देख लिया हमने, है ना। पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें आपका है संचन बालू की निपातता में कौन सा योजक सुधार करता है। तो ये वो बेसिकली पूछ रहा है निपातता में कौन सा योजक सुधार करता है ना, संचन बालू की निपातता में। तो इसके लिए जो होता है ना सॉडस्ट इस्तेमाल किया जाता है जनरली। देखो इसमें संचन वालों की निपातता के बारे में पूछ रहा है ना, तो उसमें योजक सुधार करता है। कौन सा योजक सुधार करता है। चार बेसिकली जैसे सॉडस्ट का यूज होता है, क्ले होता है, जो आपका एक फाउंड्री तैयार होता है ना, तो उसमें यूज़ किया जाता है। तो जनरली आपका ये चीज़ें मिलती है। सो इसमें आपका संचन बालू के बारे में पूछ रहा है ना, संचन बालू की जो निपातता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसके योजक में सुधार करने के लिए जो होता है सोडस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना, उससे करके सफाई किया जाता है। तो इनने आंसर दे रखा था 3 और भेल ने दे रखा है सेकेंड, है ना। तो सेकेंड जो है वो आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन, ओके, सो दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रखा है मोल्ट में अंतध्वरी, है ना, जो इंगेट्स को अधिमानतः कहाँ पर रखा जाना चाहिए। जो आपका मोल्ड में जो होता है इंगेट, वो कहाँ पर रखा जाना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो मोल्ड में जो इंगेट होते हैं वो बेसिकली जो सबसे निचले भाग होते हैं ना, अनाल का जो स्प्रू का निचले भाग के जो निकट होता है मोल्ड में, वहाँ पे आपका इंगेट को रखा जाता है ना। सबको डी जो है चौथा नंबर जो है सही उत्तर है। मोल्ड में अनाल के सबसे निचले भाग के निकट जो होता है आपका इंगेट को जो होता है रखा जाता है ना, अंत द्वार एक्चुअली अंतध्वरी है ना, अंतध्वरी को वहाँ पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है कठोरन ऊष्मा उपचारण प्रक्रिया में स्टील को किस तापमान सीमा तक गर्म किया जा सकता है। तो ये बेसिकली देखो क्या होता है ना, आपका हीट ट्रीटमेंट में यदि जाते हो तो वहाँ पे जो होता है ना लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, जो कि आपका 723 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब इसमें क्या कह रहा है ना कि ऊपर सी मतलब कठोरन केस में कह रहा है। तो जब हम हार्डनिंग करेंगे ना तो हार्डनिंग करने के लिए क्या करता है, इससे जो होता है ना 723 डिग्री से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा गर्म किया जाता है ना। और उसके बाद तेज़ी से आप जब ठंडा करोगे तो
अच्छा, हाँ, आपको जब तेजिस नहीं, ये आपका बेसिकली हार्डनिंग के बारे कह रहा है। तो ये हमारा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, तो यहाँ से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस और गर्म करते हैं इसको। उसके बाद जो भी इसका प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट में, उसमें आपका जैसे हार्डनिंग करना है, तो उसके बाद हम हार्डनिंग कर सकते हैं, है ना। सो उसी के बारे में पूछा है, तो 30 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे। सो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस होता है, इससे आपका 30 से 50 डिग्री सेल्सियस में यहाँ तक गर्म किया जा सकता है ना, या किया जाता है 30 से 50 डिग्री के बीच में। सो पहला जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है कि बालू परीक्षण में पारगम्यता परीक्षण क्या मापता है। तो आपका जो सैंड होता है, बालू बेसिकली होता है, उसको टेस्ट किया जाता है ना। तो उसमें जो होता है पारगम्यता परीक्षण होता है ना। तो पारगम्यता जो परीक्षण होता है उसमें उस वो क्या मापता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो ये बेसिकली गैसों से जो मतलब गुजरने देने की जो क्षमता होती है ना, उस चीज़ को मेजरमेंट करता है जब हम पारगम्यता परीक्षण करते हैं उसमें, है ना। तो गैसों को गुजरने देने की क्षमता, तीसरा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ढलाईशाला मुख्य रूप से बाहरी ग्राहकों को बेचने के बजाय अपने स्वयं के उपयोग के लिए संच संचकन के निर्माण पर केंद्रित होती है। सो बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है जो हम मोल्डिंग करते हैं किसी प्रकार के, किस प्रकार मतलब एक ढलाई के बारे में पूछा है कि जो ढलाईशाला होती है ना उसके बारे में पूछ रहा है, जिसमें आपके बाहरी जो ग्राहक को बेचने के बजाय, है ना, अपने जो स्वयं के उपयोग के लिए संचकन के निर्माण पर केंद्रित होती है। मतलब खुद के उपयोग के लिए कह रहा है, बाहर न बेचने के बजाय खुद के लिए। सो वहाँ पे जो होता है बंधुआ ढलाईशाला का उपयोग किया जाता है ना। सो तीसरा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हस्त संचर संचन प्रकार के सॉरी निम्नलिखित में से किस हस्त संचन प्रकार में खड़े रहकर उपयुक्त ऊंचाई पर काम करना शामिल है। तो इसमें बेसिकली है हस्त संचन प्रकार पूछा है, जो कि आप एक ऊंचाई उपयुक्त ऊंचाई पर रहकर काम करना शामिल है। मतलब किसी एक स्टैंडर्ड हाइट पे रह के आप जो है हस्त संचन प्रकार का उपयोग करके मतलब वहाँ पे मोल्डिंग का काम जो है वो करा जा सकता है। तो वो आपका बेंच मोल्डिंग होता है ना, जिसमें आपका ऊंचाई पर काम करना, मतलब जो एक खड़े रहकर कुछ ऊंचाई पे काम किया जा सकता है, तो आपका बेंच मोल्डिंग होता है। सो आपका चौथा जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अलौह धातु जिसमें आपका जिसको फेरस नॉन फेरस ऐसे होता है ना। सो अलौह धातु बेसिकली आपका नॉन फेरस होता है, जिसमें आपका लोहा का मात्रा नहीं पाया जाता है। इस्पात में आपका लोहा होता है, ढलवा लोहा में होता है, इस्पात में भी होता है। सो तांबा जो है ये आपका नॉन फेरस धातु है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, किसी कार्यशाला में किस असुरक्षित कार्य से हाथ में चोट लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। देखो किसी कार्यशाला में जब आप काम करते हो ना, तो वहाँ पे असुरक्षित कार्य के बारे में पूछ रहा है। ऐसे मतलब आप काम जो कर रहे हो ना उसमें ठीक ढंग से नहीं करने के कारण हाथ में चोट लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो हाथ में चोट लगने की संभावना किसी कार्यशाला में देखोगे तो आपके वहाँ पे जैसे मशीन में काम कर रहे होते हो ना, बाकी सारे ऑप्शन में देखते हैं संरक्षित दस्ताने पहनने से इससे आपको चोट नहीं लग सकता है ना। ब्रश का उपयोग करके कार्यशाला की सफाई करने से ये भी नहीं होगा। मशीन पर रखी गार्ड का उपयोग करके ये भी नहीं होता है। ये थोड़ा बहुत आ रहा है कि ब्रश का उपयोग करके कार्यस्थल की सफाई करने से, है ना। देखो इसका ब्रश का उपयोग करके उसमें भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप चिप्स देखोगे ना, चिप्स जो निकले हैं और आपने यदि हाथों का उपयोग करोगे चिप्स को निकालने के लिए बिना दस्ताने पहने हुए, तो उस केस में आपको चोट लगने की जो होती है वो बहुत ज़्यादा संभावना होती है ना। तो इसलिए आपका चौथा नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा कि मशीन से चिप्स निकालने के लिए हाथों का उपयोग करने से। देखो हाथ जनरली यूज़ होता है, जनरली मशीन का यूज किया जाता है उसको निकालने के लिए। सॉवेल होता है छोटे मोटे, है ना, उससे निकाले जाते हैं और सीधा उसमें डाला जाता है। सो बेसिकली इसमें आपका यही होगा, है ना, क्योंकि दस्ताना पहनने से चोट नहीं लगता, बाकी सब भी है जो सुटेबल है। बाकी चोट लगने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो इसी में होगा। तो चौथा नंबर जो आपका सही उत्तर है, मशीन से चिप्स निकालने के लिए हाथों का उपयोग करने से। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 9 नंबर क्वेश्चन है कि तल संचन में पृथक
पृथकारी बालू लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो बेसिकली देखो आपका आ, तल संचन जो होता है जिसमें आपका बालू का उपयोग किया जाता है ना, जो पृथककारी बालू होता है रेत बेसिकली उसका उपयोग किया जाता है। तो मेन उसका कारण पूछ रहा है कि क्यों उपयोग किया जाता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। सो उसमें क्या होता है ना कि सांचे के आधे हिस्सों को चिपकने से रोकना। जनरली आप देखोगे ना ईंट जहाँ पे बनाया जाता है ना वहाँ पे भी इस तरह का यूज किया जाता है। तो उसका भी एक सांचा होता है ना, उस सांचे में रेत का इस्तेमाल किया जाता है कि वो लटक ना जाए उन चीज़ों पे, है ना। तो वही चीज़ है कि सांचे के आधे हिस्से को चिपकने से रोकना। तो आपका पहला जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि रेजिन बद्ध बालू सांचा ढलाई में रेजिन की मुख्य भूमिका क्या है। तो रेजिन की मुख्य भूमिका पूछ रखा है बेसिकली, जो आपका बालू सांचे ढलाई होता है उसमें रेजिन बद्ध जो रेजिन बद्ध बालू ढांचा वाला होता है, सांचा वाला ढलाई में होता है, उसमें रेजिन की क्या भूमिका होती है उसके बारे में पूछ रहा है। रेजिन क्या काम करता है, जो कि आपका रेजिन बद्ध बालू सांचा ढलाई होता है उसमें, है ना। तो उसमें क्या होता है कि बालू के कणों के लिए एक बंधन सामग्री के रूप में कार्य करता है। सो रेजिन बेसिकली एक बॉन्ड के रूप में काम करता है बालू के साथ में, है ना। सो बालू बालू के कणों के लिए एक बंधन सामग्री के रूप में कार्य करना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कच्छ ताप पर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। देखो ये इसके बारे में आपको चलो बताता हूँ, है ना। हाइपर एक्टेटेड स्टील में कौन सा सूक्ष्म संरचनात्मक फेज मौजूद होते हैं। सो बेसिकली इसमें देखो ये जो हिंदी में लिख रखा है ये थोड़ा गलत लिख रखा है, प्लाइट लिख रखा है। ये बेसिकली पियर लाइट होता है ना, पियर लाइट होता है। और आपका सीमेंटाइट हो जाता है, पियर लाइट और सीमेंटाइट होता है ना, सीमेंटाइट होता है। हाइपर एक्टेटेड बेसिकली इसमें कार्बन का परसेंटेज देखो, हाइपर मीन्स क्या होगा ना 0.84% से मोर देन होता है, मोर देन आपका 0.84% होता है ना, वो आपका हाइपर होता है। वहीं आपका हाइपो में आओगे, हाइपो एक होता है, हाइपो जो होता है लेस देन 0.84% होता है, जिसमें आपका कार्बन होता है। एक जो होता है आपका खाली यूटेक्टाइड होता है ना, यूटेक्टाइड होता है, यूटेक्टॉइड होता है ना, जिसमें आपका 0.84% ही होता है। ये आपका यूटेक्टाइड। हाइपर जो हो जाएगा ग्रेटर देन होता है, और जो हाइपो होता है हाइपो यूटेक्टाइड इसमें आपका लेस देन पाया जाता है ना। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सो यहाँ पे आपका जनरली पूछा है हाइपर जो हाइपर यूटेक्टाइड स्टील होता है, तो हाइपर इसमें आपका ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा कार्बन का ना, तो उसमें आपका सीमेंटाइट दिखेगा और साथ में आपका पियर लाइट मिलेगा, है ना। इन्होंने क्लियर लिखा नहीं हिंदी में, इंग्लिश में आपका सही होगा। सो पहला जो है यही आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि मोल्ड में कोप का कार्य क्या होता है। सो बेसिकली जो मोल्ड होता है, मोल्ड में आपका एक कोप लगा होता है, उस कोप का मुख्य कार्य पूछ रखा है, कार्य क्या होता है। सो मोल्ड में जो कोप होता है ना, वो संचक का जो होता है ऊपरी भाग बनाना, ऊपर में आपका लगा रहता है, जहाँ से आपको ऊपरी भाग को बनाने के लिए जो होता है कोप का मुख्य कार्य वही होता है कि कोप बनाने में जो संचक होता है उसको ऊपरी भाग जो होता है बनाता है कोप, है ना। चौथा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 13 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है CO2 मोल्डिंग प्रक्रम में निम्नलिखित में से कौन सामग्री किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है ना। सो मोल्डिंग प्रक्रिया में पूछा है कि जो CO2 मोल्डिंग प्रक्रम होता है उसमें कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका सोडियम सिलिकेट और बालू का इस्तेमाल किया जाता है ना। थर्ड जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि 0.4% कार्बन वाला स्टील धीरे धीरे कूल होता है, मतलब शीतित होता है, ठंडा होता है ना। तो शीतलन के दौरान जो होता है ऑस्टेनाइट से बनने वाला पहला फेज क्या है। देखो 0.4% कार्बन वाला जो स्टील होता है उसमें धीरे धीरे आप उसको ठंडा करते हो ना, तो उसमें जब ठंडा कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ऑस्टेनाइट जो होता है, ऑस्टेनाइट से जो बनने वाला पहला फेज होता है उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला फेज जो होता है वो आपका फेराइट होता है ना, फेराइट होता है, देन आपका पियर लाइट होता है, देन आपका सीमेंटाइट होता है, और सबसे लास्ट में जो होता है वो मार्टेनसाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें आपका क्वेश्चन है कि कच्छ ताप पर फेराइट की विशिष्ट क्रिस्टल संरचना कैसी होती है।
तो ये बेसिकली आपका कक्ष ताप मतलब रूम टेम्परेचर के बारे में पूछा है कि रूम टेम्परेचर पे जो होता है फेराइट, उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर संरचना कैसी होती है उसके बारे में पूछा है। तो वो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है ना, बीसीसी इसको बेसिकली बोलते हैं। सो आपका तीसरा नंबर जो है राइट आंसर है। रूम टेम्परेचर जो होता है उसमें आपका स्पेसिफिक जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 16 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है कि फाउंड्री में मेल्टिंग चार्ज की गणना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। सो फाउंड्री में जो होता है उसमें आपका मेल्टिंग चार्ज जो होता है उसको गणना करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो चार्ज होता है उसमें काउंटिंग करते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य पूछा है कि क्या ऐसा होता है जिसके कारण हम उसको काउंटिंग करते हैं। सो गलित धातु जो होता है उसका संगठन निर्धारित करना होता है, इसीलिए हम उसको काउंटिंग करते हैं या गणना करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है यही होता है ना कि गलित धातु का संगठन निर्धारित करना। तो चौथा जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि अलौह धातु में प्राय होने के लिए जानी जाती है। तो अलौह धातुओं के बारे में पूछा है। तो अलौह धातु में जो भी होती है नॉन फेरस मेटल, वो क्या होती है, हल्की होती है और आपका कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब उसमें आपका जंग नहीं लगता है ना, संक्षारण प्रतिरोधी होती है और साथ ही आपका हल्की मिलेगी। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर में जाओ कॉपर आपको मिल जाएगा हल्का, टीन में जाओ टीन भी आपको मिल जाएगा है ना। सो आपका सेकंड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि फाउंड्री क्या है ना। फाउंड्री क्या है, तो फाउंड्री क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जहाँ पे क्या होता है, जनरली हम धातु को पिघलाकर एक दूसरे आकृतियों में ढालने का कार्य किया जाता है या ढाला जाता है, उसी को फाउंड्री कहते हैं ना। सो दूसरे नंबर पे है कि वह स्थान जहाँ पे धातु को पिघलाकर आकृतियों में डाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फाउंड्री कहते हैं ना। सेकंड जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 19 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि जो फेरस फाउंड्री है वो कौन सी है उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब लौह ढालाई शाला जो है कौन सी है उसके बारे में पूछ रहा है। तो तांबा ये आपका नॉन फेरस होता है, जिंक आपका नॉन फेरस होता है, ब्रॉन्ज आपका नॉन फेरस होता है। स्टील फाउंड्री जो होता है यही आपका फेरस में आता है ना। सो ये फेरस के बारे में पूछा है, क्योंकि बाकी सब में देखो कॉपर फाउंड्री में आपका कॉपर यूज होगा, जिंक में आपका जिंक होगा, ब्रॉन्ज में ब्रॉन्ज, और ये तीनों के तीनों जो है ये आपका नॉन फेरस मेटल है ना, नॉन फेरस मेटल है। जबकि आपका एक ही है इस्पात ढलाई सला वाला स्टील वाला, ये आपका फेरस है, क्योंकि इस पे जो है आपका लोहा की मात्रा है, बाकी किसी में आपका लोहा की मात्रा नहीं है ना। और ये फेरस कई बार पूछ रखा है। तो चौथा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि द्वारण प्रणाली मतलब गेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है। इसमें आपका राइजर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। सो गेटिंग जो सिस्टम होता है इसमें आपका राइजर जो यूज किया जाता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। सो राइजर क्या करता है ना, वो आपका जो होता है जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसको श्रिंकेज कर देता है ना। हाँ, उसको प्रतिकारित करता है ना, जो आपका सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है उसको प्रतिकारित करता है। सो बेसिकली हिंदी में लिखा है कि ढलाई के पिंडन संकुचन को प्रतिकारित करना, ये काम होता है आपका गेटिंग सिस्टम में। द्वारण प्रणाली में राइजर का प्राथमिक उद्देश्य है ना। तो पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है आपका 21 नंबर। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि ढलाई की सफाई के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि रेत और स्केल को हटाने के लिए सबसे तीव्र साधन है ना। तो ढलाई के बारे में पूछा है कि ढलाई की जो सफाई होती है, मतलब आप मोल्डिंग तैयार कर दिए, उसमें कास्टिंग कर दिए, उसके बाद जो होता है एक हम सफाई करने के लिए कौन सी ऐसी विधि इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपका रेत और स्केल को हटाने के लिए जो होता है सबसे तीव्र साधन है। तो आपका ब्लास्टिंग होता है, जिसमें आपका रेत और स्केल को हटाने के लिए इस्तेमाल किया, सबसे तेज़ी से हटाने के लिए, तो आपका ब्लास्टिंग हो जाएगा है ना। जिसको स्फोटन भी बोलते हैं, स्फोटन विस्फोटन जैसे बोलते हैं ना, वो आपका होता है। पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 22 नंबर में कि कौन सा अभिलक्षण जो होता है दाब रूपदा संकचन संचकन है ना, प्रेशर डाई कास्टिंग में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त बनता है ना। सो अभिलक्षण बेसिकली पूछ रखा है जिसमें आपका दाब रूपदा संकचन है ना को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाता है। तो वो आपका होता है फास्ट साइकिल टाइम है ना, तीव्र चक्र काल होता है। सो पहला जो आपका सही उत्तर है। 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैच भट्टी का एक प्रकार नहीं है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जो है आपका बैच भट्टी बेसिकली उसका एक टाइप नहीं है। तो वो जो है
कन्वेयर फर्नेस जो होता है ये आपका बैच भट्टी का प्रकार नहीं होता है ना। बाकी जैसे पीट फर्नेस होता है, मफल फर्नेस आपको मिलेगा, लिफ्ट ऑफ कवर फर्नेस भी आपको बैच भट्टी में मिलेगा। बाकी ये कन्वेयर फर्नेस जो होता है ये नहीं मिलता है ना। सो पहला जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। सो 24 नंबर क्वेश्चन है, पीतल जो है एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से किन दो अलौह धातुओं से बनी है। इसको आप याद रख सकते हो सिंपल पिताजी बोल के, है ना। तो इसमें कॉपर और जिंक आपको मिलेगा, है ना। चौथा जो है आपका सही उत्तर है। कॉपर और टीन जो होता है ये आपका ब्रॉन्ज में पाया जाता है ना। बाकी और का ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। पीतल के बारे में पूछा है तो इसको आप पिताजी से भी याद रख सकते हो, पिताजी, है ना। तो ये आपका पीतल हो गया, है ना। पीतल को क्या मिक्स करना है, कॉपर हो जाएगा। कॉपर दोनों में कॉमन होता है, कॉपर प्लस ये जिंक हो गया। और आपका ब्रॉन्ज हो गया, पीतल हो गया, और एक आपका कांसा होता है ना। कांसा जो होता है वो आपका होता है, कॉपर कॉमन है दोनों में, कॉपर प्लस इसमें आपका एसएन हो जाएगा, है ना। ये आपका टीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरीकृत प्रक्रम का आवश्यक चरण नहीं है। इसमें हार्डनिंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो होता है हार्डनिंग का चरण में से नहीं है। वायु में धीरे धीरे शीतलन करना ये जो होता है एनिलिंग में होता है ना, कठोरीकृत में नहीं होता, हार्डनिंग में नहीं होता है। बाकी जैसे जल या तेल में शीघ्रता शीतल करना, किसी भी चीज़ को बहुत तेजी से ठंडा करोगे तो वो हार्ड होगा, है ना। नियत तापमान पर रोक के रखना, उस केस में भी आपका हार्ड और टेम्परिंग किया जाता है। क्रांतिक तापमान तापन करना, इसमें भी आपका मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं उसमें भी हार्डनिंग किया जाता है। लेकिन वायु में धीरे धीरे शीतलन करना इसमें नहीं किया जाता है आपका हार्डनिंग में, है ना, कठोरीकृत में। तो आपका सेकंड जो है यही आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आता है 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, ढलाई में वजन की बचत क्यों संभव है। जो ढलाई किया जाता है उसमें आपका वजन का जो बचत होता है, बचत जो होता है क्यों संभव है उसके बारे में पूछ रखा है। तो उसमें क्या होता है ना, क्योंकि धातु जो होता है ना केवल वहीं उपलब्ध कराई जा सकती है जहाँ इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए ढलाई के वजन में जो होता है बचत संभव होता है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है, क्योंकि धातु केवल वहीं उपलब्ध कराई जा सकती है जहाँ इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। ये 27 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में यदि धातु को पहले चरण में बहुत तेज़ी से गर्म किया जाता है तो पदार्थ का क्या होगा। देखो हाइट ट्रीटमेंट में बेसिकली पूछ रहा है, तो हीट ट्रीटमेंट आप यदि करते हो किसी धातु का, उसमें आपका पहले चरण में जो होता है ना, फर्स्ट स्टेज जो होता है बहुत तेज़ी से गर्म किया जाता है। पदार्थ का क्या होगा, तो उस टाइम में क्या होगा ना, देखो इसमें किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से अचानक गर्म करते हो ना, उसमें ना दरारें पड़ती है या क्रैक्स आता है ना। क्योंकि ताप या प्रतिबल जब किसी चीज़ पर अचानक से लगती है और किसी एक स्ट्रक्चर को चेंज होता है ना अचानक से, तो उसमें आपका क्रैक्स बेसिकली देखा जाता है। तो वही आपका दरारें पड़ सकती है। बहुत तेज़ी से गर्म किया जाता है तो तापीय प्रतिबल के कारण जो होता है उसमें दरार पड़ सकती है ना। पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, ये आर्द्र बालू सांचों का उपयोग सामान्यतः की ढलाई के लिए किया जाता है ना। आर्द्र बालू सांचों के लिए, आर्द्र बालू सांचो जो होता है उसको सामान्यतः किस चीज़ की ढलाई करने के लिए उपयोग किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आर्द्र बालू सांचा जो होता है ये आपका कास्ट आयरन और नॉन फेरस जो धातुएं होती है, अलौह धातुएं होती है, उनमें इस्तेमाल किया जाता है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ताप उपचार चक्र में टेम्परिंग किस चरण पर की जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ताप उपचार मतलब हीट ट्रीटमेंट चक्र में जो होता है टेम्परिंग जो होता है किस चरण पर की जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। जब हम हार्डनिंग करते हैं उसके बाद टेम्परिंग किया जाता है ना। पहले आपका हार्डनिंग होगा देन आपका टेम्परिंग होगा, तो हार्डनिंग के बाद जो होता है टेम्परिंग किया जाता है। आपका कठोरन के बाद हार्डनिंग के बाद जो होता है टेम्परिंग किया जाता है ना। दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ढलाई बेसिन में पिघली हुई धातु को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ढाला जाता है ना, डाला जाता है। ढलाई बेसिन बेसिकली बात कर रखा है कि ढलाई बेसिन जो है में पिघली हुई धातु को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके डाला जाता है। तो वो जो होता है लेडल होता है। लेडल बेसिकली आपका एक क्रेन होता है, ओवरहेड क्रेन होता है जो मैग्नेट के द्वारा होता है, मैग्नेट वाला बोलते हैं उसको। उससे आपका भट्टी को उठाया जाता है और ले जाके फिर ढलाई बेसिन में पिघली हुई धातु को ले जाकर उसका उस पर डाला जाता है ना। लेडल होता है वो। ये आपका लेडल बेसिकली क्रेन होता है ना।
जो कि आपका 25 टन से ऊपर के मिलते हैं वो आपके लेडल होते हैं। चौथा नंबर जो है आपका सही उत्तर है। ये उसका मैं एक वीडियो डाल दूंगा आपको, जिसमें आपको लास्ट टाइम का जो जो ब्लास्ट फर्नेस में अभी जैसे भट्टी जो होती है फटती है, कैसे फटती है, तो उसमें ऐसे फटने का तो नहीं, लेकिन जनरली एक मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है कि फटने का ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है कैसे फट गया और कितना दूर कितना इम्पैक्ट डालता है वो, उसके बारे में एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें आपका क्वेश्चन है कि ढलाई प्रक्रिया में कोर बॉक्स का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। सो ढलाई प्रक्रिया जो होता है उसमें आपका जो कोर बॉक्स होता है उसका मुख्य रूप से जो उपयोग होता है, जो इंटरनल सरफेस होते हैं या पृष्ठ होते हैं उसके कोर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है आपका कोर बॉक्स, है ना। सो आपका चौथा जो आपका सही उत्तर है, आंतरिक पृष्ठ हेतु कोर बनाने में। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 32 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है संकचन में द्वार प्रणाली मतलब गेटिंग सिस्टम का मुख्य प्रयोजन क्या है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी था इस तरह का, है ना। इसमें पूछा है कि संचकन, ये सेम चीज क्वेश्चन था। सो गलित धातु को संचय में डालने के लिए जो होता है डालना, ये आपका मुख्य प्रयोजन प्रयोजन होता है गेटिंग सिस्टम में, है ना। थर्ड जो है आपका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है गेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य से संबंधित है। तो गेटिंग सिस्टम या द्वारण प्रणाली जो होता है उसका जो कौन सा कार्य संबंधित होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें विक्षोभ को न्यूनतम करना गेटिंग सिस्टम में आपका जो होता है, या द्वारण प्रणाली में उस प्रणाली का ऐसे कार्य जो संबंधित कार्य है वो विक्षोभ को न्यूनतम करना है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है कि कोर सैंड के लिए कौन सा गुणधर्म सबसे महत्वपूर्ण है। सो जो कोर सैंड है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म वाला जो है वो आपका निपातता होता है ना। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है कि शुष्क बालू सांचों की तुलना में आर्द्र बालू सांचों से बने संचकन या कास्टिंग में किस गुणधर्म में सुधार होता है। तो शुष्क बालू और आर्द्र बालू मतलब दोनों में मॉइस्चर का डिफरेंस आएगा, है ना। सो मॉइस्चर का डिफरेंस आएगा तो सरफेस का जो फिनिश है ना उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा गुणधर्म में, मतलब ये जो क्वालिटी आएगी ना वो आपका सरफेस में आएगी, एक में आपका महीना आएगा एक में आपका खुरदरा थोड़ा सा आएगा। तो सरफेस फिनिश पे ही वो डिपेंड ये आएगा, है ना। शुष्क बालू और आपके आर्द्र बालू में दोनों जो का उस पर कास्टिंग जो तैयार करेंगे ना तो उसमें आपको गुणधर्म में जो सुधार आता है वो सरफेस फिनिश में आता है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है मोल्डिंग सैंड में कौन सी आधार सामग्री अनुत्तरनता रिफ्रैक्टिवनेस प्रदान करती है। सो जो आपका संचन रेत के बारे में पूछा है कि मोल्डिंग सैंड में जो होता है कौन सी आधार सामग्री अनु अन सॉरी रिफ्रैक्टिवनेस प्रदान करता है, तो आपको सिलिका रेत होता है ना। चौथा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है कि एंगुलर सैंड ग्रेन आर प्रेफर्ड इन मोल्डिंग सैंड बिकॉज दे प्रोवाइडेड। तो इसमें आपका एंगुलर सैंड के बारे में बात किया है कि वो आपका मोल्डिंग सैंड के लिए प्रेफर्ड किया जाता है। क्यों प्रोवाइड किया जाता है, मतलब मोल्डिंग सैंड के लिए जो होता है बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके पीछे कारण पूछ रहा है कि मतलब क्यों प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि क्या होता है उसमें कि वो बेटर स्ट्रेंथ होता है, अधिक मजबूती होती है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 38 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है कि रूपदा ढलाई को दाब रूपदा ढलाई प्रेशर डाई कास्टिंग भी क्यों कहा जाता है। जो आपका रूपदा ढलाई होता है उसको आपका प्रेशर डाई कास्टिंग भी कहा जाता है। इसके पीछे कारण पूछा है कि क्यों कहा जाता है। क्योंकि क्या होता है धातु को दाब में प्रणोदित किया जाता है, इसलिए जो होता है रूपदा ढलाई को आपका प्रेशर डाई कास्टिंग या दाब रूपदा ढलाई कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि धातु को जो होता है दाब में प्रणोदित किया जाता है। सो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है कि संचन वायु के मानक प्रागम्यता परीक्षण में प्रयुक्त वायु का दाब कितना होता है। सो बेसिकली एयर प्रेशर पूछा है, जो कि आपका संचन वायु के मानक प्रागम्यता मतलब जो टेस्टिंग करा जाता है जिसमें आपका पारगम्यता परीक्षण होता है उसमें एयर प्रेशर पूछा है, तो उसमें आपका 900 PA पास्कल होता है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है कि ढलाई कार्य में स्टील मापनी स्टील रूल का उपयोग
मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो ढलाई कार्य में मेरा स्टील रूल में जिस जनरली आते हो तो ये लीनियर मेजरमेंट करता है और इसका आपका लीनियर मेजरमेंट का ही होगा। ये आपका लीनियर मेजरमेंट का है ना, सीधी लंबाई मापने के लिए जो होता है स्टील रूल का उपयोग किया जाता है ढलाई कार्य में, है ना। पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है बाउंड्री प्रैक्टिस में संचक बालू का पारगम्यता परीक्षण खाली स्थान है कि उसकी क्षमता की जांच करने हेतु किया जाता है। मतलब किसी चीज़ की क्षमता है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सी चीज़ है जिसकी क्षमता की जांच करने हेतु किया जाता है। सो फाउंड्री प्रैक्टिस में जो संचक बालू होता है इसमें आपका पारगम्यता परीक्षण किया जाता है। तो ये जो होता है गैसों को अपने से होकर अब अतिवाहित होने की जो उनकी क्षमता होती है उस चीज़ को जांच करने हेतु किया जाता है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है, गैसों को अपने से होकर अतिवाहित होने की जो क्षमता होती है उसको जांच करने के लिए आपका संचक बालू का पारगम्यता परीक्षण किया जाता है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें आपका क्वेश्चन है कि फेस शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। सो फेस शील्ड जनरली देखोगे तो उसमें कई सारी होती है, जनरली आपका वेल्डिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सो वेल्डिंग में क्या होता है ना, पहले तो आपका रेज आते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए हैं, वो आते हैं और साथ ही जो स्पैटर होते हैं जलने के बाद जो है ना चिंगारियाँ निकलती है उससे भी आपका फेस जो है वो जल सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है चेहरे को ऊष्मा और धातु अस्फालो जिस फ्लैश हो गया से बचाने के लिए जो होता है फेस शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो पहला जो आपका सही उत्तर है। यहाँ पे भी थोड़ा सा आएगा कि धूल कर्म से, क्योंकि आपका फेस शील्ड जैसे अब दिमाग में आएगा हेलमेट का है ना तो जनरली वही होता है क्योंकि वेल्डिंग से रिलेटेड है। तो वेल्डिंग का जो होता है वहाँ पे ऊष्मा और बेसिकली रेज या यूवी रेज आती है ना उससे, और साथ ही आपका जो स्पैटर्स आते हैं ये स्प्लैश लिख रखा है ना। स्पैटर बेसिकली आपका धातु के जो चिंगारी आते हैं उससे बचने के लिए जो होता है आपका फेस शील्ड का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि आर्द्र बालू सांचों की तुलना में शुष्क बालू के सांचों का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है ना। सो आर्द्र बालू, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि जो आपका नमी का है, एक शुष्क बालू है, सूखा बालू है, एक आपका आर्द्र बालू है। अब ये दोनों का सांचों का जो है निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो देखो दोनों में क्या होगा, एक तो आपका बढ़िया उसका सरफेस बनाएगा, एक में दूसरा में जो होता है मतलब फिनिशिंग उतना बढ़िया नहीं आएगा। सो बेहतर पृष्ठ परिसज्जा और विमीय परिशुद्धता, एक जो हो गया आपका बेस्ट सरफेस फिनिश में बढ़िया एक चीज़ आ रहा है, एक का है बी में परिशुद्धता, मतलब ये डायमेंशन का आ रहा है थोड़ा सा, है ना। बी में परिशुद्धता, तो आपका दूसरा नंबर जो है ये सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 44 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है फेराइट और सीमेंटाइट के यूटेक्टाइड मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो फेराइट और सीमेंटाइट जो मिलता है उसका जो मिश्रण तैयार होता है उसको क्या कहा जाता है, तो वो आपका पियरलाइट होता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फेज आरेख में एक फेज का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो फेज आरेख के बारे में पूछ रखा है कि फेज आरेख में जो फेज का जो सर्वोत्तम वर्णन करता है वो कौन सा होता है। तो इसमें आपका भौतिक गुणधर्मों वाला रासायनिक रूप से एक समान क्षेत्र जो होता है वो आपका फेज आरेख में एक फेज का जो होता है सर्वोत्तम बढ़िया तरीके से बताने का काम कर रहा है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है विशिष्ट भौतिक गुणधर्मों वाला रासायनिक रूप से एक समान क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द्वार प्रणाली गेटिंग सिस्टम में गलित धातु का प्रवाह अनुक्रम है। इंगेट के बारे जनरली उसमें आता है ना, तो इंगेट किस क्वेश्चन में, इसमें आपका इंगेट का है ना। सो ये बेसिकली सारा कुछ देख, अनुक्रम पूछ रखा है, प्रोसेस पूछ रखा है कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले जो होता है पोरिंग बेसिन होता है ना, देन आपका स्क्रू होता है, देन रनर होता है, देन फाइनल जो होता है इंगेट तैयार किया जाता है ना। तो ये चार प्रोसेस में होता है, पोरिंग बेसिन होता है, स्क्रू होता है, रनर होता है, देन इंगेट में आपका फाइनल तैयार किया जाता है। सबका पहला जो है आपका सही उत्तर है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार प्रक्रम में चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे पहले क्या किया जाता है, हीटिंग किया जाता है ना, तापन किया जाता है, देन आपका शीतन किया जाता है, ये टेम्परिंग होगा, देन आपका शीतलन होगा, है ना।
हार्डनिंग, टेम्परिंग, देन आपका कूलिंग, है ना। हार्डनिंग, टेम्परिंग, देन कूलिंग। 4 नंबर जो है सही उत्तर है। बाकी सब में, क्योंकि इसमें देखो सिक्तन सिक्तन पहले हो गया, शीतलन किसी चीज़ को पहले ही पूरा ठंडा कर दोगे तो उसमें आप हीट ट्रीटमेंट थोड़ी कर सकते हो, है ना। सो चौथा जो है आपका सही उत्तर है। ओके, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम आधारित मिश्र धातु का अभिलक्षण नहीं है। देखो एल्यूमिनियम पे आधारित जो मिश्र धातु का अभिलक्षण है उसमें नहीं है, तो इसमें आपका सामर्थ्य और भार का उच्च अनुपात ये नहीं होता है। अभिलक्षण नहीं है, सॉरी, है ना। अभिलक्षण नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो ये तो होता है सामर्थ्य उसमें कम होता है ना। उच्च तापमान पर उच्च सामर्थ्य ना, ये चीज़ नहीं होता है। उच्च उत्तम संचारण प्रतिरोध ये होता है। उच्च ताप पर विद्युत चालकता ये भी होता है। सो इसमें आपका नहीं पूछ रहा है, जो अभिलक्षण एल्यूमिनियम में वो नहीं होता है। वो क्या नहीं होता है, देखो ये ज़्यादा टेम्परेचर में रखोगे और उसमें सामर्थ्य का बात करोगे तो वो नहीं होता है। एक्चुअली इसका टेम्परेचर ही होता है जो होता है 660 डिग्री में ये मेल्ट हो जाता है ना। उससे ज़्यादा जाओगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा, तो ये सामर्थ्य कहाँ से रहेगा इसके पास, है ना। बाकी जैसे देखो बिजली का और ताप का बढ़िया चालकता होता है, बिजली के तारों में इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आपका जंग नहीं लगता है ना। और जो सामर्थ्य और भार का अनुपात है बहुत ज़्यादा होता है ना इसमें। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि तल संचन का उपयोग सामान्यतः किस चीज़ के लिए किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तल संचन का जो उपयोग होता है मध्यम और बड़े सांचों के उपयोग के लिए किया जाता है ना। तो चौथा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ढलाई संचन रेत में सरंध्रता किसे संदर्भित करती है। तो जो ढलाई संचन रेत होता है इसमें जो आपका है सरंध्रता, उसमें किस चीज़ को संदर्भित करता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो रेत की जो रिक्तियों से गैसों के कारण जो पारण की क्षमता होती है उस चीज़ को संदर्भित करता है ना, सांद्रता। चौथा जो आपका सही उत्तर है ना, रेत की रिक्तियों से गैसों के पारण की क्षमता। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। सो इसमें आपका क्वेश्चन है कि इस्पात में गलन क्रांतिक यूटेक्टॉइड कंपोजिशन के बारे में पूछा है, जिसमें आपका निर्मित सूक्ष्म संरचना को क्या कहते हैं ना। तो इसमें आप इस्पात जो होता है, स्टील जो होता है, उसमें आपका गलन क्रांतिक संगठन मतलब यूटेक्टाइड, जिसमें आपका 0.84% जो है आपका कार्बन होगा, है ना। पर निर्मित सूक्ष्म संरचना को क्या कहते हैं, तो आपका पियर लाइट होता है बेसिकली। पहला तीसरा नंबर जो है ये आपका सही उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि धातुओं के ऊष्मा उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। देखो भौतिक और यांत्रिक गुण जो होते हैं उसको चेंज करने के लिए जो होता है आपका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ना। ऐसे जनरली देखोगे तो हीटिंग एंड कूलिंग होता है, पर इसमें चेंजिंग जो होता है ना, प्राथमिक उद्देश्य आपका मैकेनिकल और जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है या क्वालिटीज़ होती प्रॉपर्टीज़ होती है उसको चेंज करना होता है। ऐसे भौतिक और यांत्रिक गुणों में परिवर्तन करने के लिए जो होता है किसी भी धातु को हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ना। चौथा नंबर जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि कठोरन ताप उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। देखो कठोरन ताप उपचार के बारे में पूछ रहा है, तो हीट ट्रीटमेंट का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है ना। सो सॉरी, हाँ, कठोरन कठोरन सो हार्डनिंग के बारे में पूछ रहा है ना। सो हार्डनिंग में क्या होता है ना, सबसे पहले धातु को जो हार्ड किया जाता है। सो देखो सबसे पहले तो हार्ड हो गया, अब हार्ड हो गया तो उसमें चीज़ें क्या आएगी, वो वियर रेजिस्टेंस में सुधार करता है ना। साथ ही कटिंग एबिलिटी का भी इसमें ऐड हो जाता है। सो यहाँ पे दो ही चीज़ लिख रखा है, कठोरन और आपका क्षरण प्रतिरोध का लिख रखा है ना, वियर रेजिस्टेंस में सुधार करने का। तो पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। वह संक्षारण का कोई रिलेट नहीं है, ये भी नहीं है, विद्युत चालकता का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। इसी पे आपको पहला नंबर जो है आपका सही उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि सतत भट्टी का जो प्रकार है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है ना। सतत भट्टी के बारे में पूछा है कि इसमें से चार ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा जो है आपका नहीं है मतलब नोट अ टाइप ऑफ सतत भट्टी। तो इसमें आपका वैध भट्टी होता है, सुरंग भट्टी भी होता है, रोटरी हाथ भट्टी भी होता है। गर्त भट्टी जो होता है ये आपका नहीं होता है ना। तो सेकंड जो है आपका सही उत्तर है। इस प्रकार का गर्त भट्टी नाम का कोई सतत भट्टी नहीं होता है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि सबसे हल्की अलौह धातु निम्नलिखित में से कौन सी। हल्की के बारे में पूछ रखा है। सो मैग्नीशियम जो है ये आपका सबसे हल्की होता है ना। डेंसिटी में तो देखोगे ना, डेंसिटी तब आपको समझ आएगा। डेंसिटी बेसिकली जो होता है घनत्व होता है ना, घनत्व होता है जो कि आपका मास बाय वॉल्यूम होता है। मतलब मास हो गया आपका द्रव्यमान हो जाएगा,
और आपका वॉल्यूम जो है ये आपका आयतन हो जाएगा। ये जो होता है आपका घनत्व होता है ना। जैसे बाकी सबका देखो, जैसे एल्यूमिनियम का आपका 2.7 होता है ना। जिंक का जो होता है ये आपका 3 से ऊपर होता है। कॉपर जो होता है ये आपका 10 से ज़्यादा होता है ना। अब मैग्नीशियम का जो होता है ये आपका 1 पॉइंट समथिंग 0.7 या 0.8 के आसपास होता है ना। इस आसपास होता है। तो ये आपको सबसे हल्की धातु हो जाएगी चार ऑप्शनों में से। अगले क्वेश्चन में आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है ना। इसमें आपका क्वेश्चन है कि मोल्ड तैयार करते समय कोप में क्या पैक किया जाता है। तो जब हम मोल्ड तैयार करते हैं ना तो उसमें कॉप जो होता है उसमें क्या पैक किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो उसमें बालू दिया जाता है ना, संचक बालू जो होता है उसको वहाँ पे डाला जाता है। पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि गलित धातु के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सा पीपीई सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो गलित धातु मतलब वहाँ पे आपका हीट रहेगा है ना। तो वहाँ पे आपको हीट रहेगा तो हीट से बचाने के लिए क्या होंगे। प्लास्टिक जूते तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पिघल जाएगा। चश्मा खाली पहनने से नहीं हो सकता है। कॉटन के दस्ताने पहन लेते हैं, एक समय तक ये आपका सहेगा, पर आपका जब तक आपका चमड़े का एप्रन नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी उसमें जलने। देखो कॉटन के दस्ताने ये इसमें भी आपका थोड़ा सा प्रायोरिटी जाएगा। पीपी सबसे महत्वपूर्ण है। देखो ये इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। इसमें एक्चुअली बलाटा का इस्तेमाल किया जाता है ना। बलाटा जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, खाली कॉटन के नहीं इस्तेमाल। क्योंकि कॉटन भी जो होता है ना एक टाइम तक वो झेलता है, उसके बाद नहीं झेलता। इसकी जो टेम्परेचर का ज़्यादा झेलने का होता है ना। बाकी कॉटन का भी हो जाएगा, चमड़े का भी हो जाएगा ना। चमड़े जो इससे क्या हो जाएगा आपका बॉडी सेफ रहेगी, और इससे क्या होगा आपका हाथ सेफ रहेगा है ना। क्योंकि एप्रन जो होता है वो आपका हाथ लगाओगे जहाँ पे वो तो बचा नहीं सकता है। तो उसके लिए आपका एप्रन तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही आपका दस्ताने भी चाहिए है ना। इसमें दो ऑप्शन जो है वो आपके राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है आर्द्र बालू ग्रीन ग्रीन कहा जाता है क्योंकि जो आर्द्र बालू होता है मतलब थोड़ा नमीदार जो बालू होता है उसको ग्रीन कहा जाता है। तो क्यों क्यों कहा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, नमी होती है, इसे गीला ही उपयोग किया जाता है, इसलिए जो होता है इसे ग्रीन कहा जाता है। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। आर्द्र बालू में आपका नमी देखने को मिलता है और ये गीला होता है और गीला ही उपयोग किया जाता है ना, इसलिए आपका ग्रीन कहा जाता है। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ढलाई में दिशात्मक पिंडन सॉलिडिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पिंडन पैटर्न को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि खाली स्थान है, किस तरह से उसको पैटर्न में व्यवस्थित किया जाना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। सॉलिडिफिकेशन प्राप्त करने के लिए है ना ढलाई में। तो वहाँ पे क्या होगा, सांचा कोटर जो होगा उसमें आपका सुदूर बिंदु पहले, उसके बाद भराव बिंदु अंत में पीड़ित हो, तब जाके आपका जो पिंडन पैटर्न है वो व्यवस्थित तरीके से सॉलिडिफाइड किया जा सकता है ना। तो सांचा को सदूर सुदूर बिंदु से पहले और भराव बिंदु के अंत में पिंडित हो, तब जाके आपका बढ़िया पैटर्न तैयार किया जाना चाहिए। पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है स्टेलाइट निम्नलिखित में से किन अलौह धातुओं का मिश्र धातु है ना। स्टेलाइट के बारे में पूछ रखा है। तो स्टेलाइट जो होता है उसका मिश्र धातु पूछा है। तो उसमें आपका क्रोमियम होता है, टंगस्टन होता है, कोबाल्ट होता है और कार्बन पाया जाता है ना। तो ये आपका क्रोमियम, टंगस्टन, कार्बन और कोबाल्ट, पहला जो आपका सही उत्तर है। ये आपका स्टेलाइट का जो है मिश्र धातु है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ढलाई घर में प्रयुक्त होने वाला एक मार्किंग टूल नहीं है। देखो मार्किंग टूल तो सारे के सारे हैं लगभग है ना। अब इसमें से पूछा है कि ढलाई घर में जहाँ पे कास्टिंग करी जाती है वहाँ पे उपयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पे आपका ट्रोवेल का उपयोग नहीं किया जाता है। बाकी स्क्राइबर हो गया, डिवाइडर हो गया, स्ट्रेट एज, सबका उपयोग किया जाता है ना। ट्रोवेल का नहीं किया जाता है। तो तीसरा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपका क्वेश्चन है किस प्रकार के पैटर्न में कास्टिंग की आकृति को दर्शाने के लिए फ्रेम का उपयोग किया जाता है और इसे लोम बालू से भरा जाता है। तो जी इसमें पैटर्न के बारे में पूछ रहा है कि कौन से प्रकार का पैटर्न है जिसमें कि आपका कास्टिंग की जो आकृति है उसको दर्शाने के लिए फ्रेम का उपयोग किया जाता है और इसे जो होता है लोम बारू से भरा जाता है। तो आपका स्केलेटन पैटर्न होता है उसमें ऐसा पाया जाता है। तो तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं।
सो 63 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अलौह धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है ना। अलौह धातु मीन्स उसमें आपका आयरन का जो है मात्रा नहीं मिलेगा, तो कॉपर ही है जिसमें आपका आयरन का मात्रा नहीं है, बाकी आयरन, स्टील और कास्ट आयरन इनमें आपका लोहा का मात्रा पाया जाता है ना। तीसरा जो है ये आपका नॉन फेरस धातु है ना, अलौह धातु है। सो तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि जो गेटिंग सिस्टम है उसमें प्रवाह की दर और दिशा प्रकार होनी चाहिए, कि दर और दिशा के बारे में पूछ रहा है कि होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है गेटिंग सिस्टम में। तो ये हीमन से पूर्व मोल्ड का पूर्व भराव सुनिश्चित करने के लिए करने वाला होना चाहिए ना। पहला जवाब का सही उत्तर है, हीमन से पूर्व मोल्ड का जो है पूर्ण भराव सुनिश्चित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है कि बड़े मशीन पुर्जों के उत्पादन के लिए धातु संचकन मेटल कास्टिंग को प्राथमिकता क्यों दी जाती है। तो बड़े मशीनी पुर्जों के उत्पादन के लिए, जो बड़े मशीन के जो पुर्जे होते हैं उसको उत्पादन करने के लिए जो होता है मेटल कास्टिंग को प्राथमिकता क्यों दी जाती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि पुर्जों के एक ही टुकड़े में बनाना संभव बना पाता है ना, क्योंकि ये उत्पादन के बारे में पूछ रहा है बड़े मशीन का, है ना, तो एक ही टुकड़े में बनाना संभव हो पाता है, उसके कारण ऐसा प्राथमिकता दिया जाता है मेटल कास्टिंग में, है ना। तो ये पुर्जों के एक ही टुकड़े में बनाना संभव बनाता है। पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है वैड का फुल फॉर्म पूछ रखा है ना। जो फाउंड्री भट्टी होती है उसमें आपका वैड करके है। सो वैड का फुल फॉर्म पूछा है तो वैक्यूम आर्क डेगेसिंग होता है ना, डीगेसिंग होता है ना, वैक्यूम आर्क डीगेसिंग। चौथा जवाब का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है कि द्वार प्रणाली जो गेटिंग सिस्टम का कौन सा अवयव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से स्रावी बेसिन पोरिंग बेसिन से जुड़ा हुआ होता है। तो आपका होता है जो कि आपका पोरिंग बेसिन से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो है अश्रावी बेसिन जो होता है ये जुड़ा हुआ होता है ना, स्प्रू। पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सामान्यतः संचकन विलेपन मतलब मोल्ड कास्टिंग में एक समान पेंट संगति बनाए रखने के लिए उपयोग की जाती है। एक समान जो होता है पेंट संगति बनाए रखने के लिए जो उपयोग किया जाता है मोल्ड कास्टिंग में, वो विधि का नाम पूछा है तो वो आपका जो होता है संपीड़ित वायु का मंद गमन है ना, पैसेज भी बोलते हैं। सो आपका दूसरा जो है सही उत्तर है संपीड़ित वायु का मतलब कंप्रेस्ड एयर जो होता है उसका वो हल्का हल्का मंद गबन जो होता है मतलब धीरे धीरे उसको छिड़का जाता है ऐसा बढ़िया से एक समान जो होता है कोटिंग में, मतलब आप देखोगे ना जनरली स्प्रे करके ही मारा जाता है, कोटिंग किया जाता है आपका पेंट का, है ना, तो वही चीज़ का है। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 69 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ढलाई संक्रिया मतलब कास्टिंग ऑपरेशन में गलित धातु को राइजर के साथ राइजर के स्थान पर सांचा कोटर में उड़ेला जाता है। इस कार्य प्रणाली का मुख्य कारण क्या है। तो देखो बेसिकली आपको कास्टिंग ऑपरेशन पूछा है जिसमें कि आपका जो होता है गलित धातु को जो होता है राइजर के स्थान पर मतलब राइजर के जगह पे सांचा कोटर में जो होता है उड़ेला जाता है ना। और इस कार्य प्रणाली का मुख्य कारण क्या है, इस तरह का जो उपयोग किया जा रहा है इसका मुख्य कारण क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका मोल्ड कैविटी का होता है, जो कि कैविटी बेसिकली मोल्ड कैविटी होती है उसके लिए ऐसा होता है, और ढलाई की जो वास्तविक आकृति बनाती है इसी के कारण बना पाती है ना। तो तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है जो आपका मोल्डिंग प्रोसेस होता है इसमें आपका जो उसके दौरान जो होता है पिघली धातु सबसे पहले सांचे के किस भाग में प्रवेश करती है। तो वो जो होता है पोरिंग बेसिन होता है, वहाँ पे मोल्डिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो पिघली हुई धातु होती है वो वहाँ पे पहुँचती है पोरिंग बेसिन में, है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है अर्धस्रावी बेसिन में, है ना, यहाँ पे सबसे पहले पहले प्रवेश करता है। सो यहाँ पे हमारा जो है ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन है ना, जो कि आपका 30 क्वेश्चन है। ओके, सो इसको क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन है कि 0.25 का भिन्न रूप क्या होगा। तो 0.25 है ना,
ये पॉइंट के बाद देखो दो संख्या है तो एक लगा दो, 50/1/4 हो जाएगा, है ना। 1/4 ही है, तो आपको पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि तकनीकी अक्षर लेखन में अपर और लोअर केस मिश्रण, अच्छा अपर और लोअर केस का मिश्रण जो होता है उसके बारे में पूछ रखा है। तो वो जो क्या होता है ना, अपर केस और लोअर केस में आपका असंगत पैदा करता है। देखो अपर केस में क्या होता है ना, जैसे ए हो गया, ये अपर केस में लिखता है, वहीं लोअर केस में आते हो तो ए ऐसे लिखता है, तो ये असंगत पैदा करता है ना, एक समान तो दिख नहीं रहा है ना, तो वही चीज़ पूछा है। तो दूसरा जो आपका सही उत्तर है, असंगत पैदा करता है इसमें। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि A0 और A1 सीट की न्यूनतम बॉर्डर चौड़ाई कितनी होती है। बॉर्डर चौड़ाई के बारे में पूछा है बेसिकली, इस तरह का जैसे होता है ना, तो इसमें इन्होंने 20 मान रखा है। तो 20 जो होता है एक साइड में 20 होता है ना, दोनों के दोनों में आपका होता है बॉर्डर की चौड़ाई। पर बॉर्डर जो होता है ना, इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है, इस साइड भी होता है ना। तो ये वाला जो होता है ये 20 होता है, बाकी जो होता है ये आपका 15 15 15 होता है। तो बाकी ऑप्शन में कोई है नहीं उसके अलावा, तो 20 जो है आपका सही उत्तर है ना, दूसरा नंबर जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है यदि एक लंबाई 0.5 मीटर रूप में दी गई है तो ये कितने मिलीमीटर में होगी। देखो 1 मीटर में जो होता है ना, 1 मीटर में जो होता है 1000 मिलीमीटर होता है। अब ये आधा है ना, 0.5 मीटर है, तो ये आधा हो गया, तो इसको भी आधा कर देते हैं, तो ये आपका 500 हो जाएगा ना, 500 मिलीमीटर हो जाएगा। पहला जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षर लेखन की एक तकनीक नहीं है। देखो आपका इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, जो आपका लेटरिंग किया जाता है ना उसके बारे में पूछ रहा है। लेटरिंग बेसिकली जो आप अक्षर लिखते हो उसमें एक तकनीक नहीं है। देखो शुष्क अंतरण तंत्र होता है, टेम्पलेट यूज किया जाता है, मुक्त हस्त जो अक्षर लेखन है ये भी होता है, पर ये फोटो पुनर्रंजन वाला जो होता है ये नहीं होता है ना। तो तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है यदि 10 न्यूटन का एक बल किसी पिंड पर बल की दिशा 5 मीटर तक गतिमान करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो वर्क पूछ रखा है, वर्क क्या होगा इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ 10 न्यूटन दिया हुआ है ना, तो एफ हमारा जो है, एफ हमारा दिया हुआ है 10 न्यूटन है। और ये जो है गतिमान है, मतलब ये जो हो जाएगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर है ना। अब हमें निकालना क्या है, वर्क निकालना है, कार्य पूछा है ना, तो वर्क निकालना है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है ये आपका फोर्स होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। सो फोर्स जो है वो हमारा 10 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर है, इसलिए 50 हो जाएगा। और वर्क का जो यूनिट होता है वो आपका जूल होता है, तो 50 जूल हो जाएगा, है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि 14.56 किलोमीटर पर लीटर ईंधन खपत को संगत ब्रिटिश मात्रक में परिवर्तित करें। इसको आपका ब्रिटिश में चेंज करना है ना। अब ये क्या है ना, किलोमीटर दिया हुआ था, इसको ना मील में करना है। देखो इन्होंने आंसर 41.059 मील पर गैलन दिया है, और ये मील कैसे निकाला है या लीटर को गैलन कैसे कर दिया है इसके बारे भी देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले फ्यूल जो है कंजम्पशन देखते हैं। तो फ्यूल का कंजम्पशन जो है 14.5 लीटर है ना। 14.56 जो है ये आपका फ्यूल कंजम्पशन है ना। अब 1 किलोमीटर जो होता है उसमें आपका 0.621 माइल होता है ना, मील होता है। और 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर में जो होता है वो आपका 0.219 गैलन होता है ना। ऐसे आप ये भी देख सकते हो, दो ऑप्शन में था ना। चलो इतना हो गया। देन अब हम जैसे कंजम्पशन निकालते हैं, कंजम्पशन निकालेंगे तो जो हमारा मील है, मील हो गया, उसको हम गैलन करेंगे ना, मील बाई गैलन करेंगे, है ना। सो इसमें मील को हम कर दिए डिस्टेंस का हो गया, और गैलन जो है ये वॉल्यूम का हो गया, है ना। सो
और साथ के साथ ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 लीटर बाय गैलन में, है ना। अच्छा, ये गैलन जो है मील बाय वॉल्यूम हो जाएगा, गैलन एक्चुअली इधर हो जाएगा, वॉल्यूम कर देते हैं ना, इसको वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम में आपका आयतन हो जाएगा, है ना। अब ये चीज़ हो गया हमारा इसमें हम पुट करते हैं अब इसको कंजम्पशन को फॉर्मूला निकालने के, है ना। सो कंजम्पशन में जैसे आते हैं वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इसी में, तो हमारा मील में आते हैं तो 1 मील बराबर हमारा कितना है 0.621, है ना, 0.621। और हमारा ये वॉल्यूम वॉल्यूम का आ जाएगा, तो वॉल्यूम हमारा कितना है 1 किलोमीटर पे निकालेंगे ना, तो 1 किलोमीटर का कर दिए इस पे, है ना। 1 किलोमीटर का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 लीटर का, है ना, 1 लीटर का करते हैं 1 लीटर का। और गैलन का जो दे रखा है 0.0219 है, 0.219 है ना। उसके बाद हमारा टोटल जो दिया हुआ है कंजम्पशन जो है, सॉरी इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, ये हो जाएगा कंजम्पशन का, क्योंकि निकालना क्या है ब्रिटिश मात्रक में, उसको चेंज करना था बस, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली, तो यहाँ पे आपका 14.56। जब हम इसको टोटल काटेंगे, ये तो गया पूरा, ये तकरीबन टू पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब नियर बाई 3 के आ रहा है, 3 ही मान लेते हैं। इसको यदि हम गुना करेंगे तो 40 से ऊपर आएगा, 40 से ऊपर एक ही है, पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें फार्मूला सिंपल है, कंजम्पशन का ले लो, कंजम्पशन टोटल कितना है 14.56, है ना। 1 किलोमीटर में जो होता है आपका 0.621 मील होता है ना। और 1 लीटर जो होता है 1 लीटर जो होता है इसमें आपका 0.219 गैलन होता है ना। इसका सीधा कैलकुलेट कर दो, ये आपका कंजम्पशन हो जाएगा। देन आपका 1 किलोमीटर का निकालोगे मील का, है ना, सो मील दोबारा लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ बस, मील बाई आपका 1 किलोमीटर का हो गया। अब लीटर का ही निकालोगे तो 1 लीटर का हो जाएगा, 1 लीटर बाई ये आपका गैलन का हो जाएगा। और जो टोटल है, अच्छा उसको तो मल्टीप्लाई कर ही दिया था, तो यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर दो बस, यही चीज़ करना है आपका, 41.059 मील पर गैलन आ जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है व्युत्पन्न मात्रक, इसमें ड्राइव्ड यूनिट पूछ रखा है, जो व्युत्पन्न मात्रक है कौन सा है इसमें से, तो ये बाकी फंडामेंटल में आ जाएंगे, है ना, लेंथ मास टाइम का ये सब हो जाएगा, न्यूटन जो है ये आपका व्युत्पन्न में आ जाएगा ना, ड्राइव्ड यूनिट में आ जाएगा। सबका यही पूछ रखा है, पहला जो आपका सही उत्तर है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपका घनत्व का ऐसा ही मात्रक पूछा है। तो जो घनत्व होता है ये आपका होता है द्रव्यमान बटा सॉरी आयतन होता है ना। सो ये आपका मास होता है और ये आपका वॉल्यूम होता है। सो मास का होता है केजी और वॉल्यूम का होता है पर मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना, ये आपका यूनिट हो जाएगा, केजी पर प्रति घन मीटर, है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 10 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम से सर्वोत्तम। ये देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है वो उसको ना नष्ट किया जा सकता है ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है, मतलब संभव है ना। तो जो बना हुआ है पहले से प्रकृति में वही चीज़ है, एक दूसरी जगह से ट्रांसफर खाली किया जा सकता है ना। तो वही चीज़ है, ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश संभव है, उसको बस ट्रांसफ़र किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना। सो तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है संपीड़ित स्प्रिंग में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। जो आपका संपीड़ित स्प्रिंग होता है इसमें ऊर्जा पूछ रहा है कि कौन सा ऊर्जा जो होता है वो संग्रहित किया हुआ रहता है। जैसे डैम होता है ना, सपोज करो डैम होता है, उसमें एक आप बांध बना कर रोक के रखते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसी तरह से आप किसी एक स्प्रिंग को ना एक वहाँ पे दबा के रखे हो, तो जैसे ही हटेगा ना या फूटेगा
उसमें फिर काइनेटिक में चेंज हो जाएगा। तो जब तक नहीं हुआ है, अब उसको रोक के रखे हो, तो आपका स्थितिज ऊर्जा रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, है ना। सो वही पूछ रखा है, तो पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं उसके बारे में पूछा है। 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है ना। तीसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण चापों को सरल रेखा से अलग करती है। तो चाप बेसिकली आपका हाफ कार मतलब कार्वेचर में होता है या वक्रता में होता है। वहीं आपका जैसे सरल रेखा जो होता है या तो ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, ऐसे होएगा, जबकि ये जो होता है आपका वक्राकार होता है ना, चाप जो खींचा जाता है। तो इसी तरह से वक्रता से ये जो होता है भिन्न करती है ना। तीसरा नंबर जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि दीर्घवृत्त की रचना के लिए मुक्त हस्त लेखा चित्र का उपयोग करती है। विधि के बारे में पूछ रहा है, तो दीर्घवृत्त की रचना के लिए मतलब आपका इलिप्स बनाने के लिए, इस तरह का इलिप्स बनता है, मुक्त हस्त रेखा चित्र का उपयोग करती है। ये जो होता है ये आपका दीर्घवृत्त होता है ना। तो इसमें आपका संयंत्रित वृत्त विधि जो होती है ना, इसके द्वारा आपका दीर्घवृत्त का निर्माण कर सकते हैं। इसको आपका इलिप्स भी बोलते हैं ना, इलिप्स भी बोलते हैं, संकेंद्रित वृत्त विधि। इसको बनाने के लिए आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे जैसे कर दिए ना, ऐसे इस तरह से आप सपोज करो इस तरह से, ऐसे सिंपल बना सकते हैं ना। ये आपका डायरेक्टली बन जाता है, 3D में रहता है ना, तो ये डायरेक्टली बन जाएगा। 2D में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर जो होता है 2500 डाइन का बल कार्य करता है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। सो पिंड की द्रव्यमान की गणना करें। तो इसमें मास के बारे में पूछ रखा है ना, मास कितना होगा। इसमें फोर्स दे रखा है, फोर्स आपको 2500 डाइन दे रखा है ना, 2500 डाइन है। ये जो है कार्य दे रखा है, क्या है, कार्य करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है ये आपका एक्सेलरेशन का होता है, त्वरण का होता है ना, त्वरण आपको दिया हुआ है। तो ये आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और मास निकालना है ना, तो मास निकालना है ना। सो न्यूटन का सेकंड लॉ में जाते हैं हम, न्यूटन सेकंड लॉ में जाते हैं। मतलब न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसमें आपका एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। हमारा एफ दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एम निकालना है। सो एम इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई ए हो जाएगा। एम जो है हमारा 2500 है और ए जो है हमारा 2.5 है ना, 1000 हो जाएगा। कुछ गलती हो गया लग रहा है। हम्म, अच्छा ये चीज़ का है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया। ये जो होता है 1 न्यूटन में जो होता है ना, ये यहाँ पे थोड़ा मैंने एक चीज़ गलत किया। आपका 1 न्यूटन जो होता है उसमें आपका 10⁵ डाइन होता है ना। तो जैसे यहाँ पे 2.5 है ना, सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं। मैं आगे चला गया है ना, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। जो आपका 2500 डाइन दिया हुआ है इसको है ना, 2500 का 10⁵ में कर देते हैं ना। 10⁵ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5 जीरो ही लगा दो सीधा, 3 और 2 5, इसको काट देते। 2 जीरो तो गया, इधर भी 2 जीरो चला गया है ना। 2500 का 100, 400/1, 400/1 मतलब 0.025 हो जाएगा है ना। ये न्यूटन में आ जाएगा। अब इसको निकालते हैं, तो यहाँ पे अब बैठाएंगे तो फोर्स इज इक्वल्स हो जाएगा हमारा ये वाला जो 0.025
025 न्यूटन डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा ना। तो इसको यदि निकालते हैं तो हमारा 0.01 kg आएगा, है ना। 0.01 kg मतलब 10 ग्राम के करीब आ रहा है, क्योंकि 10 ग्राम आ जाएगा। इसको यदि डिवाइड करोगे 1000 से, अच्छा 0.01 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ पे आपका 10 आएगा, है ना। 10 से ये पूरी तरह जाएगा तो 10 आ जाएगा, ये 10 ग्राम है। तो ये आपका पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला जो है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, टेक्निकल ड्राइंग में विमांकन किस घटक के वर्णन में सहायता करता है। तो कौन सा ऐसा घटक होता है जिस चीज़ के वर्णन करने में सहायता करता है, जो कि आपका परिष्कृत रूप से, स्पष्ट और पूर्ण रूप से दिया हुआ है। उन चीज़ों को टेक्निकल ड्राइंग में जो विमांकन और किसी उस चीज़ में विमांकन जो होता है उस घटक को दर्शाने में मदद करता है ना। जो परिष्कृत रूप से जो होता है, स्पष्ट और पूर्ण रूप से, है ना, वर्णन करने में सहायता करता है। टेक्निकल ड्राइंग में डायमेंशन दिया हुआ होता है। पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में निम्नलिखित में से किस प्रकार की रेखाएं पतली सतत रेखाओं के रूप में खींची जाती है। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा है कि जो भी आपकी रेखाएं होती है पतली सतत रेखाओं के रूप में खींची जाती है ना, कौन सी, वो किस प्रकार की रेखाएं होती है। तो वो जो होता है प्रोजेक्शन एंड डायमेंशन लाइन होता है, जिसको आपका पतली सतत रेखाओं के रूप में खींची जाती है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। भार का एसआई मात्रक क्या है ना। जो भार होता है उसका एसआई मात्रक क्या है, तो वो आपका न्यूटन होता है। तो चौथा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की परिरेखा के लिए सामान्यतः किस ग्रेड की पेंसिल की संस्तुति की जाती है। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है उसमें जो आउटलाइंस होता है उसको मतलब बनाने के लिए कौन सी ग्रेड की पेंसिल जनरली इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए जो होता है एच ग्रेड का पेंसिल इस्तेमाल किया जाता है ना। सो चौथा नंबर जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, किसी बीमा नोट या प्रतीक से संबंधित विशेषता को इंगित करने के लिए प्रयुक्त पतली सतत रेखा को क्या कहा जाता है। तो बीमा में पूछ रहा है ना, जो डायमेंशन है उसमें, या फिर नोट या प्रतीक से संबंधित विशेषता को इंगित करने के लिए प्रयुक्त पतली सतत रेखा को क्या कहा जाता है। तो वो आपका लीडर लाइन होता है ना। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, डायमेंशन, नोट है, तो ये चीज़ें जैसे सपोज करो एक मैंने दे दिया है ना। अब यहाँ पे ना इस तरह की लिखी हुई रहती है ना, जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिखा हुआ। तो ये जो होता है ये आपका लीडर लाइन होता है ना। क्योंकि जैसे यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक होल होता है ना, तो यहाँ पे कर दो आप। तो ये डायामीटर होता है, डायामीटर 5 mm ऐसे लिखा रहता है ना, इस तरह का होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सामान्यतः स्टील की चर्मलता में सुधार करने के लिए उपयोग की जाती है और टूल स्टील के सूक्ष्म कणिक संरचना प्रदान करने में सहायता करती है। तो चर्मलता के बारे में पूछ रहा है ना। कौन सी धातु जो होती है स्टील की जो होती है चर्मलता में सुधार करने के लिए उपयोग की जाती है और टूल स्टील में सूक्ष्म वानिक जो है कणिक संरचना जो होता है प्रदान करने में सहायता करती है। तो वो जो होता है आपका वैनेडियम होता है ना। सो आपको पहला जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि ए जीरो की जो ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो कितना होता है। तो वो आपका 1:2 का होता है ना। 1:2 मतलब 1/√2 का होता है। ये अब यदि ये लंबाई रहेगा तो ये आपका उसका चौड़ाई रहेगा, है ना। तो आपको दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है कि 0.5 से 1.5 तक जो कार्बन होता है ये कौन से इस्पात में आता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। 0.5 नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंजेज हर जगह पे मिलते हैं, है ना। ये आपको कहीं पे आपको 0.775 से मिलेगा 1.5 तक, है ना, 1.5 तक। ये आपका हाई कार्बन स्टील का होता है ना। और आपको 0.25 तक जो होता है 0.152
0.25 तक ये आपका लो कार्बन स्टील होता है। मीडियम कार्बन स्टील जो होता है 0.30 जो होता है, कहीं पे आपको 0.605 भी मिल जाएगा, कहीं पे आपको 0.6 भी मिल जाएगा, ऐसे मिलता है ना। तो यहाँ तक जो होता है आपका मीडियम कार्बन स्टील होता है, और यहाँ जो होता है ये आपका हाई कार्बन स्टील होता है ना। इसके बारे में पूछा है तो ये आपका हाई कार्बन स्टील हो जाएगा। चौथा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, कौन सा कारक टी स्क्वायर के जीवन काल को कम करता है। तो कौन सा कारक है जो कि आपका टी स्क्वायर जो होता है, ट्राई स्क्वायर होता है, उसके जीवन काल को कम करता है। तो ये आपका आर्द्रता उपभाषण जो है ना, उपदासन जो होता है उसके जीवन काल को कम कर देता है यदि उसमें नमी पड़ती रहेगी। तो दूसरा जो आपका एक्यूरेसी एक्चुअली चली जाती है, बाकी दूसरा कुछ नहीं होता है, तो वही आपका उसके जीवन काल को खत्म कर देगा, है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है आर्द्रता उदासन। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि A1 सीट का उपयोग प्राय किसके लिए किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो A1 सीट जो होता है ना, इसका साइज ही देखो अपने आप में इसका बहुत बड़ा होता है, 1189 इंटू 841 है ना, ये होता है ना, इतना बड़ा होता है। तो इसका ये में होता है ना, तो काफ़ी बड़ा होता है। तो बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो होता है आपका A0 का, सॉरी A1 के बारे में पूछ रखा है ना, तो A1 जो हो जाएगा आपका 594 इंटू 841 हो जाएगा। इस साइज़ का उपयोग पूछ रहा है, ये आपका A0 का होता है ना, ये आपका A1 का हो जाएगा। तो बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको बनाने के लिए A1 का इस्तेमाल किया जाता है सीट का। अगले क्वेश्चन में आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है कि प्रकार्यात्मक विमा एफ क्या है ना। एफ जो है वो क्या है, प्रकार्यात्मक बीमा, ये क्या है। ये जो है एक ऐसी बीमा है जो कि पाठ के प्रकार के लिए आवश्यक है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि किसी मशीन या साधन द्वारा उठाए गए स्थानांतरित किए जाने वाले भार या प्रतिरोध के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो देखो बेसिकली आपका कोई भी मशीन या फिर साधन द्वारा जो उठाया गया या किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला भार या प्रतिरोध के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है वो आपका लोड होता है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। एफर्ट जो होता है वो जो ताकत लगाया जाता है वो होता है। फ्रिक्शन जो होता है कहीं घर्षण होता है वो होता है। मैकेनिकल एडवांसेज जो होता है ये आपका मैकेनिकल एडवांसेज लोड बाय एफर्ट होता है ना, किसी लोड किसी चीज़ को उठाने के लिए कितना उस पर एफर्ट डाला गया वो आपका मैकेनिकल एडवांटेज होता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा है कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है ना। इसमें जो भुजाएं हैं, एक 9 है, एक 12 सेंटीमीटर, उसका कर्ण कितना होगा। ये 9 है, ये आपको 12 है, ये कितना होगा उसके बारे में पूछ रहा है। इसको निकालने के लिए इसको सपोज आप एच मान लो, एच है ना, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम में आता है पी स्क्वायर, ये आपका पी हो जाएगा 9 का स्क्वायर, प्लस जो है ये बी हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये आपका 81 हो जाएगा, ये आपका 144 हो जाएगा, है ना। ये आपका 229 हो जाएगा, है। रुक जाओ 9 9 81, 4 1 5 हो जाएगा, है ना। 225 हो जाएगा। 225 किसका होता है, ये आपका 15 का स्क्वायर होता है ना। दूसरा नंबर जो है आपका सही उत्तर है, इसलिए कारण जो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा के संबंध में किस कोण पर 10 mm एकल स्ट्रोक नक्षर सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर दाई और प्रिंट होती है, तो आपको 15 डिग्री में होता है ना। दूसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि किसी ड्राइंग पर अभिविन्यास चिन्ह और जो ओरिएंटेशन मार्क बनाने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ओरिएंटेशन मार्क बनाने के लिए किसी भी ड्राइंग पे जो होता है फ्री हैंड पेंसिल का इस्तेमाल किया जाता है ना। चौथा जो आपका राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग और जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो देखेंगे हम एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके 20 क्वेश्चन है ना, जिसमें आपके
रीजनिंग के हैं, मैथ के हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन है, इसकी स्पीड दे रखी है ना, 59.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। सो इसमें सिंपल पूछा है, ये आपका ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है ना, चल रही है। अब ये 3 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। 59.6 का है ना, 59.6 का है। 3 घंटे में कितना चलेगी। 3 घंटे में 6 × 18 हो गया, एक आ जाएगा, 9 × 27 एक 28 हो गया, 6 × 5 = 15 और 2 = 17, 178.8 हो गया 3 घंटे में। और इसका आधा हो जाएगा, 29×2 = 58, 29.8 हो जाएगा, है ना, 29.8 हो जाएगा। 8 × 8 = 16, 8 × 9 = 17, 1 × 18, 7 × 2 = 9, 1 × 10, 1 1 2 208.6 आ रहा है। तीसरा जो आपका राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है, ए और बी किसी व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान में जाता है और ए का हिस्सा 1620 रुपये है, तो कुल लाभ में कितना है ना, टोटल लाभ हुआ उसमें कितना है, उसके बारे में पूछा है ना। सो इसमें हम देखते हैं ए और बी का, एक 3 है, एक 2 है ना। अब इसमें क्या करता है कि 10% जो होता है वो डोनेट कर दिया है ना। तो डोनेट कर दिया तो इसमें कितना रह गया, 90% रह गया, ये आपका बच जाता है ना। अब इसको यदि परसेंटेज में है, इसको मैं 100 कर देता हूँ, /100, तो ये आपका 0.9 हो जाएगा, है ना, 0.9। और इसको हमका कुछ रख लेते हैं, 0.9p रख लेते हैं ना। अब शेयर में आते हैं, ए का शेयर में आते हैं। ए के शेयर में ए जो है वो कितना निवेश कर रहा है, कितना कर रहा है। ए का जो हिस्सा है वो 1620 रुपये है ना। ए का जो है हिस्सा, जो है ए का जो हिस्सा है, ये आपका 1620 रुपये है ना। तो हम निकालते हैं 0.9p का, है ना, क्योंकि 10% तो डोनेट कर दिया है ना। ये आपका 1600 0.9 हो गया है ना। तो 0.9 में से हम इसको, ये टोटल हो जाएगा 3 और 2 5 में निकालना है, एक है ना। इसको यदि करते हैं तो ये हमारा आता है 0.54। ओके, सो ये हमारा 0.9 नहीं हो जाएगा, 0.5p कर लेते हैं ना। 0.54p = 1620 हो जाएगा। p निकालेंगे तो हमारा 1620 भाई आपका 0.54 हो जाएगा। ये जब काटेंगे तो ये आपका 3000 आ जाएगा, है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। क्योंकि देखो इसमें क्या है, अभी देखो ए का तो शेयर दिया हुआ है, तो कुल लाभ में कितना है, तो टोटल पैसा कितना है इसमें आपका 3000 रुपया है। 3000 में 1620 रुपया जो है इसका, क्योंकि 3 हिस्से में है ना। किसी व्यवसाय को दिया, ए और बी का रेशियो निकाल दिया। 10% क्या होता है, दान कर दिया, 10% जो है वो दान कर दिया, तो रिमेनिंग कितना रह गया। ये आप रिमेनिंग मतलब जो बचा हुआ है वो 90% है ना। अब 90% है तो इसको मैंने चेंज कर दिया, ये आपका 0.9p आ गया, है ना, 0.9p आ गया। अब 0.9p तो हमारा आ गया डोनेट करने के बाद। ये किसका है, दोनों का है। अब हमें क्या निकालना है, ए का हिस्सा निकालने के लिए हमने 0.9 को, 3 है ए का हिस्सा, और टोटल कितना है, 3 और 2 मिला के 5 है ना। तो 5 से डिवाइड किया तो ये 0.54 आया। 0.54 को फिर हम टोटल 1620 में, ये आपका ए का निकल गया है ना, तो उसमें हम करें तो एक आपका इसमें टोटल जो है, सो 3000 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, जैसे बताया। ए और बी का आपका सबसे पहले करना है, आपको रेशियो निकल जाएगा, 3/2 का हो गया। इसमें दान कर दिया, डोनेट जो है 10% कर दिया, मतलब उसका बचा हुआ भाग कितना है, बाकी जो है
ये आपका वापी 90% हो जाएगा। 90% मतलब 0.9 हो जाएगा, 0.9 होगा। अब 0.9 को फिर निकालेंगे, ए का शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 है ए का और टोटल जो है 5 है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो 0.54 आ जाएगा, है ना। इसको एक्स वाई कुछ भी मान लो, एक्स वाई आप कुछ भी मान लो, तो यहाँ पे फिर आपका 0.54 का निकालोगे ए का शेयर निकालने के लिए, है ना। हिस्सा दिया हुआ है ना, ए का हिस्सा दिया हुआ है ना, ए का हिस्सा जो है 1620 रुपये, है ना। इसको निकालने के लिए इसमें हम कर देते हैं 1620 रुपये। अब एक्स इज इक्वल टू 1620 बराबर 0.54, ये आपका 3000 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। कुल लाभ पूछा है ना, कुल लाभ आपका 3000 का है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि एक शर्ट की कीमत पहले 40% बढ़ाई गई, फिर 30% की कमी की जाती है, तो मूल कीमत में नेट प्रतिशत परिवर्तन कितना है उसके बारे। 100 रुपया है, इस 100 रुपया में 40% का बढ़ा दिया, तो ये आपका 140 हो गया, है ना। अब इसमें ना 30% का कटौती किया गया है ना। 30% मतलब 3/10, इसको काट देते हैं 14 या 42 हो जाएगा, है ना। 42 रुपये काटते हैं तो ये आपका 98 हो जाएगा, है ना। तो इससे ये कितना परसेंट कम है, तो 2% की कमी है, और यही पूछ रखा है ना। तीसरा जो आपका राइट आंसर है। 100 था, इसमें 40% का वृद्धि किया तो 140 हो गया। इसमें 30% का कमी किया तो इसमें आपका 42 रुपया का कमी किया, 42 का कमी किया, 140 में से 98 बचा। अब 98 जो है 100 रुपया से कितना कम है, तो आपका 2% कम है ना, 2% की कमी हुई है। तीसरा जो आपका सही उत्तर है, क्योंकि ये मूल से जो पूछा है, मूल कीमत से नेट प्रतिशत कितना परिवर्तन कितना है, तो 2 है ना। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसमें 143 को देखते हैं, 123 को देखते हैं, 51 को और 31 को दे। फर्क देखो 20 का फर्क है दोनों में, तो 20 का फर्क इसमें चारों में देखते हैं, तो आपका 167 और 47 में ही 20 का है, बाकी किसी में नहीं है। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ये सिंपल कैलकुलेशन है ना। सबसे पहले ऑफ का करो, देन आपका ये ऑफ दोनों हो जाएगा, ये ऑफ दोनों हो जाएगा, देन आपका डिवाइड का करो, ऐसे करके आपका 17 आ जाएगा, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है ना। बोधमास आप इसमें इस्तेमाल करो। बोधमास एक रूल होता है इसका। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, फिर आपका ऑफ है तो ऑफ यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। देन आपका डिवीजन का, देन मल्टीप्लिकेशन का, देन एडिशन का, देन आपका सब्सट्रैक्शन का। इस तरह से आपका 17 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका है ब्याज दर दिया हुआ है 4% वार्षिक दर, एन वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, तो एन का मान क्या होगा। एन वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है, तो एन का मान क्या होगा। तो इसमें क्या है ना, आपको सिंपल फार्मूला लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के बराबर है ना। तो प्रिंसिपल के जो है ये बराबर है, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100 होता है ना। अब हम इसमें क्या करते हैं कि 100 हो जाएगा, इसको और इसको हटा देते हैं ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका PI दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास बचा क्या, ये आपका 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 इज इक्वल टू RT हो जाएगा। आर हमारा क्या दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है ना। 100 इज इक्वल टू 4 गुना टाइम, है ना। तो ये टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 25 ईयर हो जाएगा, है ना। एन का मान पूछा है तो ये आपका 25 हो जाएगा। सेकंड जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कि 6, 9, 14 का चतुर्थांश क्या होगा। 6, 9 देन 14, उसके बाद अगला क्या होगा। तो चतुर्थांश जो होता है, जैसे आपका 6/9 हो गया, फिर उसके बाद आपका 14/, कुछ मिस्टेक हो रहा है शायद इसमें, हाँ ऐसा ही होगा, है ना। एक्स निकालना है, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इससे इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना, इससे ये कट जाएगा,
7 या 21 हो जाएगा। पहला जो आपका सही उत्तर है, ये एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, किसी लंबवृत्त बेलन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल दिया हुआ है जो कि आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है और आधार का क्षेत्रफल है ना। सो हम सबसे पहले हम आते हैं जो बेस का क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ बेस में आते हैं 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका जो फॉर्मूला होता है पायर स्क्वायर होता है ना, पायर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, आर निकाल लेते हैं ना। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/पाई हो जाएगा। वहीं दूसरे में आते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आते हैं जो कि ये दिया हुआ है। तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया होता है ना, ये आपका होता है 2πr/h। और ये जो है ये आपका 12 है ना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से हमारा आर जो निकल के आएगा, इसमें कटेगा है ना, 6 से कट जाएगा। आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 6/πh आ जाएगा, है ना। यहाँ जैसे हम देख रहे हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9/पाई है ना, और ये हमारा आर का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा रूट हो जाएगा 3/√पाई हो जाएगा, है ना। आर इज इक्वल टू, तो इधर हम पुट कर देते हैं 3/√पाई। अब इसको क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये इससे ये कट जाएगा, एच इज इक्वल टू निकल के आएगा। ये नीचे हो जाएगा रूट का रूट, और ये जो है 2 हो जाएगा। तो एच तो यहाँ पे है ना, ये नीचे चला जाएगा, 2/√पाई हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ये दिया हुआ है ना, तीसरा जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका सिंपल चेंज करना है, प्लस को डिवाइड के साथ, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ, और आपका क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क में वो पूछा है। जैसे मल्टीप्लाई है ना, 23 गुना की जगह में क्या बोला है, घटाओ बोला है 9, और घटाओ की जगह गुना हो जाएगा 4। भागा की जगह पे आपको जोड़ कर देना है 76, और जोड़ की जगह भागा कर देना है आपका 4। तो ये आपका देखो यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा, -23 आ जाएगा, है ना। यहाँ से देखते हैं तो एक का है, ये प्लस में है, ये माइनस में है ना। अच्छा, दोनों प्लस प्लस में है, इनको जोड़ देते हैं ना, यहीं से घटा देते हैं ना, 12 रह जाएगा, 12 -23, तो 12 दूनी 24 होता है, तो 11 बच रहा है। तो वही कुछ मिस्टेक है, 36 है, 24, अच्छा सॉरी 24 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 20 19 होगा, 19 है ना, 19 होगा। तो यहाँ पे आपका 15 का डिफरेंस हो जाएगा ना, 15, और यहाँ पे आपका ये 23 है, 18, 23 -36 +19, 20, ये आपका 17 -23, दोनों में डिफरेंस देखते हैं 6 का, है ना। 6 जो आपका सही, दूसरा जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन में। सी, यहाँ पे आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि जो भी रस्सी है, सारे रस्सी जो हैं वो आपके दस्ताने हैं, सभी जूते जो हैं वो दस्ताने हैं, जूते भी हैं वो आपके दस्ताने हैं।
कुछ रस्सियाँ जूते हैं, कुछ रस्सियाँ जूते हो सकते हैं क्या ना। दूसरा कुछ दस्ताने जो हैं, कुछ दस्ताने जो हैं, ये वाले दस्ताने जो हैं जो कि पूरा है, जूते हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरा जो है आपका यही सही है। यही आपका तीसरा नंबर जो है केवल दो जो है वो अनुसरण करता है, एक आपका नहीं करता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। सो 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका क्वेश्चन है परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कि एक्स और वाई के क्रय मूल्य का अनुपात जो है 3:5 है। यदि एक्स को बेचकर 50% लाभ अर्जित करता है ना, और वाई को बेचकर 24% की हानि उठाता है, इस पूरे लेन देन में लाभ हानि प्रतिशत क्या है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो एक को हम 3x रख लेते हैं, एक को आप 5x रख लो। तो इसमें आपका टोटल जो हो जाएगा CP हमारा वो 5 और 3 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा है ना। अब सबसे पहले हम x का निकालते हैं, मतलब ये 3x के लिए निकालते हैं ना, लाभ निकालते हैं हम 3x के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 3x, 50% का लाभ है ना, तो 0.5 कर देते हैं इसको, 5 दिया 15, 1.5 हो जाएगा है ना, 1.5x हो जाएगा। अब दूसरा 5x के लिए लाभ निकालते हैं ना, लाभ जो है 5x के लिए हानि है 5x के लिए, तो 5x 24% की हानि है ना। तो ये आपका 0.24 24 बच्चे हो जाएगा आपका 120, मतलब 1.2x हो जाएगा है ना। अब टोटल प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं, टोटल प्रॉफिट लॉस निकाल देते हैं। तो इसमें आपका 0.3 का आ रहा है ना, डिफरेंस जो है 0.3 का आ रहा है, 0.3x का आ रहा है ना। तो ये जो है ये प्रॉफिट में है ना, लाभ में है, ये आपका प्रॉफिट में हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ना, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। सो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे तो इसमें आपका ये 0.3x जो है ये टोटल प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट आ गया है ना। सो इसमें आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट में टोटल प्रॉफिट हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका टोटल CP हो जाएगा, CP में ही काउंट किया जाता है ना, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट जो है 0.3x है, टोटल CP जो है हमारा 8x है, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे है ना। तो इसको ले आते हैं नीचे, आपका 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे इसे काट देते हैं, 10 से कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 15/4 आ गया है ना। तो ये आपका 3.75 आ जाएगा, ये लाभ आ जाएगा है ना। पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है 8,000 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार ली गई, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 2 वर्ष बाद देय राशि ज्ञात कीजिए, दशमलव तक है ना। रेट जो है 5% है, टाइम दे रखा है 2 साल के लिए है ना, उधार ली गई है जो कि अर्धवार्षिक रूप से है। तो टाइम जैसे देखते हैं हम 2 ईयर का है ना। रेट जो है हमारा वो आपका 5% है, और प्रिंसिपल जो है वो आपका 8,000 है ना। 2 साल के बाद देना है ना, तो 2 साल का एक रेशियो होता है 2 ईयर के लिए आपका 2:1 का होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। प्रिंसिपल 8,000 है, इसका 5% निकालेंगे तो 400 आएगा, 400 का 5% निकालेंगे तो 20 आएगा है ना। टोटल हो जाएगा 800 + 20, 820 आ जाएगा है ना। और ये हमारा प्रिंसिपल था, तो 8820 रुपये के करीब आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तो ये आपका पहला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना। क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा उधार ली गई है कह रहा है ना, उधार ली गई जो कि अर्धवार्षिक रूप से है। थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी आपका पहला जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जैसे देखोगे 32 है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई किया 96 हो गया, इसको भी फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको आपका 3 से
इसको 2 से और यहाँ पे जो है 6 जोड़ दिया गया है, 8 और 10 जोड़ दिया गया है। दूसरे में देखते हैं 3 बार मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है, इसको 10 जोड़ दिया है ना। ऐसा आपका इसमें है। 28 तिया 84, दूनी 168 और 10 178। चौथा जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका ए का अर्थ जो है भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है और डी का अर्थ माइनस है। तो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के आधार पर क्या होगा। 8 8 है। ए का क्या है, भाग है 8। बी का जो है, बी कहाँ है, यहाँ पे गुना है 1। सी का जो मतलब है जोड़ है, आपका 17। डी है ही नहीं, तो यहाँ से निकाल लो, ये आपका 1 हो जाएगा। 1 और इससे 17 18 जोड़ दो, क्योंकि 8 से डिवाइड करोगे 8 को तो 1 आएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा। ये प्लस में आपका 17 है, बराबर 18 हो जाएगा ना। पहला जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सभी चंद्रमा जो है, मून जो है, वो आपके गेंद है ना, बॉल है। कोई चंद्रमा मुर्गी नहीं है, कोई चंद्रमा मुर्गी नहीं है, मुर्गी नहीं है, पर चंद्रमा ये आपका जो है गेंद हो सकता है ना। तो हैंड कर देते हो ना, हैंड। कुछ मुर्गी गेंद हैं। हाँ हाँ, ये मुश्किल होगा, ये मतलब अलग ही बन जाएगा ये, है ना, हैंड का, क्योंकि ना इससे रिलेट कर रहा है ना इससे कर रहा है। तो कुछ मुर्गी गेंद है, कुछ मुर्गी जो है गेंद हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना। सभी गेंद मुर्गी हैं, इससे रिलेट ही नहीं है, दूर तक नहीं है, तो आपको दोनों के दोनों जो है नहीं हो जाएंगे ना। तो एक निष्कर्ष है और ना ही दो निष्कर्ष करता है ना। पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका देखो पंक्ति में बैठा रखा है ना। सो इसमें देखते हैं, हम पंक्ति में बैठाते हैं। ओ पी क्यू आर एक्स आर डब्ल्यू एक्स वाई है ना, 3 और 4 7 लोग हैं, है ना, जो कि उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं एक पंक्ति में। आर के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब आर यहाँ पर लास्ट हो जाएगा। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, है ना। आर के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब सबसे बाएं में आर बैठा। आर और डब्लू के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3 4, मतलब डब्लू यहाँ पे है। ओ के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब 1 2 3, मतलब ओ जो है वो यहाँ पे बैठा है। वाई के बाईं ओर पड़ोस में एक्स बैठा है। यदि वाई यहाँ पे होगा तो बाईं ओर पड़ोस में एक्स यहाँ पे बैठा है ना, पड़ोस में, वाई के ठीक बाईं ओर पड़ोस में। ओ का निकटतम पड़ोसी पी नहीं है, मतलब पी जो है वह यहाँ पे जाएगा। बचा खुचा कौन रह गया, क्यू रह गया, तो क्यू यहाँ पे हो गया, है ना। पंक्ति की दाईं ओर छोर पर कौन बैठा है, तो दाईं छोर पर पी बैठा है। दूसरा जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें भी आपका बॉक्स वाला ही क्वेश्चन है। इसमें आपका 17 नंबर। TRADIN और जी है, 7 लोग हैं, एक के ऊपर एक बैठे हैं, मतलब ऐसे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो कि टी नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है। टी जो है नीचे से दूसरे स्थान पे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा। टी और ए के बीच में केवल 3 बॉक्स रखे हैं, 1 2 3, मतलब ए यहाँ पे है। आई को टी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, किसी स्थान पर, तो आई को यहीं रख देते हैं। आई को टी के नीचे, है ना, आई को टी के नीचे एक स्थान पर रखा। ए और डी के बीच केवल जी रखा गया है, तो ए और डी यहाँ पे हो जाएगा, उसके बीच जी हो जाएगा। आर को ए के ठीक ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। एन और आई के बीच कितने हैं, यहाँ पे एन हो गया, यहाँ आई हो गया, इसके बीच में टी है, एक है। एक जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है, संख्या दिया हुआ है 38 64 सौ निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। सिंपल आप करो, लास्ट के 3 डिजिट जिससे जा रहे हैं वो आपको कट जाएंगे।
जैसे ये 36 से काट के देखो, काट के ये आपका सिंपल है, 16 से आपका चला जाएगा, है ना। तीसरा नंबर जो है आपका सही उत्तर है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका 7 व्यक्ति ABCDEFG है, सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, मतलब इस तरह से बैठे हुए हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। E और F के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब कहाँ कहाँ बैठा है उसके बारे अभी क्लियर नहीं है ना, तो इसको रहने देते हैं। B के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। B जो है A के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, चलो इसको भी रहने देते हैं। ए जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है। सी जी के ठीक बाईं और पड़ोस में बैठा है और पंक्ति की किसी एक छोर पर बैठा है। सी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है और पंक्ति के किसी और छोर पर बैठा है। सी जो है जी के दाईं ओर बैठा है ना, किसी एक छोर पर बैठा है। ए और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे? दो तो बैठ गए, अब बाकी को बैठाते हैं हम। तो ई और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। यहाँ हो सकता है ई और एफ यहाँ पे हो सकता है ना, या तो ई यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एफ हो सकता है। ओके, बी जो है ए के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। बी जो है ए के दाईं ओर, ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ पे होगा, है ना, दूसरे स्थान पे बैठा। ए और एफ का निकटतम पड़ोसी है। ए जो है एफ का निकटतम पड़ोसी है, सही है ना। ये वाला नहीं बनेगा, यही बनेगा, है ना। सी जो है जी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, पंक्ति में एक छोर बैठा है। यहाँ पे कोई बंदा मिसिंग है, ए बी डी बैठा है यहाँ पे, है ना। अब ए और जी के बीच में, ए यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, तो बीच में आपके 3 लोग बैठे हैं ना, 3, वही आपका 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहला जो है सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है कि मायरी, अब मायरा जो है अपनी कक्षा में ऊपर से जो है 8वें स्थान पे है और नीचे से जो है ये 14वें स्थान पे है, दोनों जगह पे कॉमन है। तो ये आप दोनों को जोड़ दो, 14 + 8, 14 + 8 -1 कर दो, क्योंकि ये 2 बारी आ रही है ना। 14 8 22 हो जाएगा, -1 आपका 21 हो जाएगा। 21 दूसरा जो है आपका सही उत्तर है। इस तरह से हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो है फाउंड्री मैन के जो वेल आर्टिशन का क्वेश्चन है वो सारा का सारा देख लिया ना। इसमें आपका किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप बेसिकली पूछ सकते हैं। इसमें हमने ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन देख लिए हैं, एंड ड्राइंग और WCS के क्वेश्चन देख लिए है ना, और एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन देख लिया। इसमें कुछ भी डाउट हो, आप देखो क्वेश्चन आपका मन में ये भी आ रहा होगा कि 2025 में जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन भी देख लेते एक बारी, या वो मिल जाता तो इसके बारे इसका भी अपलोड हो जाएगा। अभी 2026 का रिसेंटली हुआ है, उसके कारण 2026 का पहले अपडेट कर रहा हूँ। 2025 का एक्चुअली वो मिला नहीं था, अभी मिला हुआ है, तो 2025 का भी मैं अपडेट कर दूंगा आपको, है ना। बाकी इस वीडियो में कुछ भी आपको डाउट होता है क्वालिटी को लेकर या किसी एक्सप्लेनेशन को लेकर, आप इसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, है ना। बाकी इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो गए हैं, आपके रिसेंट में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं उनके क्वेश्चन हो गए हैं, जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसीज आती है उसका हो गया, है ना, और भी सारा चीज़ हो गया, आपका रिज़ल्ट का हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, है ना, किसी भी प्रकार का जो है आता है। आप इन चीज़ों को जानने के लिए चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको डे टू डे जो भी जानकारी होती है वो आपको लगातार मिलती रहे। इसके लिए बाकी इस वीडियो में इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।